सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। आज कुछ महत्वपूर्ण और एक नया टॉपिक आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर दे रखा है उसमें जो आपका सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसमें आपकी 11वीं और 12वीं की अकाउंटेंसी, 11वीं और 12वीं की बिजनेस, 11वीं और 12वीं की इकोनॉमिक्स, ये उसमें दे रखे। तो अभी तक अपन ने 11वीं की जो अकाउंटेंसी है उसके जो अपन बात करें जो प्रारंभिक जनरल एंट्री होती है वो कर ली अपन ने। उसके बाद जो अवधारणाएं, परंपराएं, मान्यताएं हैं वो अपन की बात हो चुकी है। उसके अलावा जो आपकी तलपट है, सहायक भैया है ना। इसके अलावा आपके फाइनल अकाउंट है और एक महत्वपूर्ण है जो कंपनी अकाउंट है। ये चीज अपन ने कर ली है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर अपन लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के इस सेशन को मैं एक और जो महत्वपूर्ण सहायक भैया है उसको मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉइंट है वो अपना क्लियर हुआ नहीं था और वो आज के इस सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण और जो सबसे खास होता है कि सहायक भैया में मैंने आपको बताया था कि भाई क्रय भई होती है ना, विक्रय भई होती है, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, प्रॉपर जर्नल और आपकी कैश बुक, है ना। ये आपकी सहायक भैया होती है। बाकी जो आपकी क्रय भई है, क्रय वापसी, विक्रय भई, विक्रय वापसी और प्रॉपर जर्नल, इसके रिलेटेड अपन ने चर्चा कर चुकी है। अपनी की बाकी है बिल रिसीवेबल्स और आपकी बिल्स पेबल और साथ में जो कैश बुक है वो बाकी। तो आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे कि क्या होती है आपकी रोकड़ बही, है ना, और उसमें क्या क्या जो ट्रांजैक्शन है वो ऐड किए जाते हैं, है ना। रोकड़ है वो आपका कौन सा खाता होता है, उन तमाम छोटे और बड़े जो आपके क्वेश्चन है उसको लेते हुए आज को इस सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। तो फटाफट आप अनुमति है वो दे दीजिए। और अनुमति है वो एक ही सिस्टम है कि आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ते ही आज के सेशन को सबसे पहले शेयर कर दें। जिन्होंने वीडियो को या सेशन को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस इतना सा काम आपको करना है। बाकी सिलेक्शन करवाने की हमारी ड्यूटी है। हम प्रयास करेंगे कि आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन मिले या उससे रिलेटेड ही कि जो आपको पढ़ाया जाता है वही एग्जाम में मिले, ताकि फिर आपको ये लगे कि वास्तव में जो चीज पढ़ी थी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थी। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सहायक बही होती है आपकी रोकड़ बही, जिसे कैश बुक कहते हैं, उसको अपन स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपकी रोकड़ बही व बैंक संबंधी जो व्यवहार होते हैं, है ना, रोकड़ बही और बैंक संबंधी जो व्यवहार है उसको किस तरीके से अपन माने। तो ये अपना टॉपिक है आज का महत्वपूर्ण, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन रोकड़ बही की, अपनी कैश बुक की। अब देखो कैश बुक होती क्या है, देखो प्रत्येक व्यवसाय में रोकड़, है ना, कैश से रिलेटेड यानी रोकड़ से संबंधित लेन देनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये तो आप भी जानते हो कि भाई जब व्यापार का संचालन किया जाता है तो उसमें जो आपकी रोकड़ी लेन देन होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। चाहे वो छोटे बड़े हो, कैसे भी हो, लेकिन रोकड़ के ट्रांजैक्शन वो ज्यादा होते हैं। अगर उधार में ज्यादा होने लगेंगे तो वो व्यवसाय है वो नहीं चल पाएगा। एक निश्चित लिमिट तक अपन क्या कर सकते हैं, उधार कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अपन उधार करते हैं तो वहां पर व्यापार है वो घाटे में जा सकता है। ठीक है, तो सबसे अधिक होती है। अतः रोकड़ व्यवहारों, जितने भी जो आपके रोकड़ी व्यवहार है, रोकड़ी व्यवहारों का लेखा करने के लिए एक पुस्तक है ना, एक पुस्तक की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए रोकड़ बही है जो आपकी कैश बुक है वो रखना आवश्यक है, अनिवार्य है ना। रोकड़ रखना आवश्यक है, अनिवार्य। इसीलिए रोकड़ पुस्तक में व्यापारी अपने व्यापार से संबंधित सभी रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का लेखा करते हैं। जितने भी आप रोकड़ या नगद में जितनी भी आप प्राप्तियां करते हो और नगद में आप जितने भी भुगतान करते हो उनका लेखा है वो उसमें किया जाता है। ठीक है, जितनी भी आपकी रोकड़ प्राप्तियां हैं
और जितने भी आपके रोकड़ भुगतान है उन सब का लेखा है वो आपका रोकड़ बही में किया जाता है। ठीक है, तो आपके मन में एक डाउट भी होगा, उसकी अपन चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन मैं डाउट आपके मन में अभी पैदा कर देता हूं। क्या है ना, एक तो होती है आपकी कैश बुक और एक होता है आपका कैश अकाउंट यानी रोकड़ खाता। रोकड़ बही और रोकड़ खाता है ना, रोकड़ बही और रोकड़ खाता, इनमें क्या अंतर होता है ना, ये अपने को वेरीफाई करना है। वापर परीक्षा में क्या आता है, इसमें से सबसे बड़ा जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है वो ये होता है रोकड़ बही और रोकड़ खाता, है ना। तो क्या रोकड़ बही और रोकड़ खाते में अंतर होता है, ये आपको अभी से जुट जाना है, इसका जवाब आपको देना है क्या रोकड़ बही और रोकड़ खाते में अंतर होता है। तो आपकी जितनी भी जो रोकड़ पुस्तक है उसमें रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का लेखा है वो कर दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया अपने रोकड़ बही से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, क्योंकि बेसिक जानकारियां होना जरूरी है। मैं तो ये मानता हूं कि भाई कोई भी चीज आप पढ़ते हो है ना, तो पढ़ने से पहले आपको बेसिक जानकारियों का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। बेसिक जानकारी आपके पास होंगी तो निश्चित रूप से आप कुछ क्वेश्चन होता है उसका आंसर दे पाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। रोकड़ बही में केवल रोकड़ी व्यवहारों की प्रविष्टि की जाती है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है कि रोकड़ बही है उसमें केवल रोकड़ी व्यवहारों की प्रविष्टि की जाती है ना। रोकड़ी व्यवहार या तो रोकड़ प्राप्ति से होते हैं या रोकड़ भुगतान से संबंधित होते हैं। भाई रोकड़ी जो जितने भी आपके केस के ट्रांजैक्शन होंगे, केस के ट्रांजैक्शन होंगे वो या तो रोकड़ी का भुगतान करेंगे, कैश का पेमेंट करेंगे या कैश प्राप्त करेंगे, दो ही कंडीशन में हो सकता है ना, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि रोकड़ बही में केवल और केवल रोकड़ी व्यवहार होंगे। तो जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि भाई रोकड़ बही और रोकड़ खाते में क्या अंतर है, तो एक अंतर तो आपके सामने यही आ गया कि रोकड़ बही में केवल और केवल रोकड़ी प्राप्त और रोकड़ी भुगतान का आपको विवरण देना है, तो उधार का है ना, तो बाकी का है ना, तो बाकी का क्या होगा, रोकड़ बही में जो आपका कैश अकाउंट होगा उसमें आपका क्या होगा, बैंक से रिलेटेड भी आपकी एंट्री आएगी, इसके अलावा और भी एंट्रियां आएंगी, वो सारी की सारी आपको क्या करनी है, ढूंढ के लेके आनी है। आपको इस बात का ज्ञात करना है कि भाई रोकड़ खाते और रोकड़ बही में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखो रोकड़ प्राप्ति में क्या हो सकता है कि भाई आपने माल बेचा तो उससे पैसे प्राप्त हो गए, आय आपने कोई प्राप्त की है ना, इनकम कहीं से भी रिसीव्ड हुई है तो वो हो गई, संपत्ति बेचने से आपको पैसे प्राप्त हो गए तो ये रोकड़ प्राप्ति के कारक है ना। रोकड़ का भुगतान आपने माल खरीदा या कोई खर्च किया या संपत्ति खरीदते हैं तो भी अपन रोकड़ी भुगतान करते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या मान सकते हैं कि रोकड़ से संबंधित जितने भी जो व्यवहार होंगे रोकड़ी बही में या रोकड़ बही में, वो आपके रोकड़ी पेमेंट और रोकड़ रिसिप्ट से रिलेटेड होंगे। इनके ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कुछ कि भाई माल बेचने से प्राप्त हुए हैं, आय प्राप्त करने से प्राप्त हुए हैं, संपत्ति बेचने से प्राप्त हुए, भुगतान किया तो माल खरीदा तब भुगतान किया है, कोई खर्च किया है तो भुगतान किया है, संपत्ति खरीदी है तो भुगतान किया है। तो ये इसके कुछ आधार हो सकते हैं। ठीक है, इन आधारों को समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। बढ़े आगे देखते हैं। देखो एक लेखक हुए हैं, क्या है, एंड्रयू मुनरो है ना। मुनरो ने क्या कहा है, मुनरो ने क्या कहा है कि रोकड़ बही का उपयोग नगद प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए किया जाता है। एडविन मुनरो ने क्या कहा है कि रोकड़ बही का जो उपयोग है, जो यूज है ना, वो नगद प्राप्ति और नगद भुगतान के लिए किया जाता है। इसमें चाहे वे सिक्के हो, नोट हो, है चेक, पोस्टल ऑर्डर हो या बैंक डिमांड ड्राफ्ट हो, किसी भी रूप में हो सकता है। तो मुद्राओं की ये परिभाषा आप पूरे
तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हो। रखना क्यों जरूरी है, ध्यान में रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम में कोई लेखक की कोई परिभाषा आती है तो उसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं आता, आपको हूबहू ऐसी परिभाषा मिलेगी और कहा जाएगा उपरोक्त में से यह परिभाषा किसने दी है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये परिभाषा अपन याद रख लेंगे, थोड़ा बहुत अपने दिमाग में सेट करके रख लेंगे, तो फिर अपन इसका आंसर दे पाएंगे। एंड्रयू मुनरो ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, क्या कहा है कि भाई चाहे सिक्का हो, नोट हो, पोस्टल नोट हो, बैंक ड्राफ्ट, किसी भी रूप में अपन प्राप्त करते हैं या भुगतान करते हैं तो वो रोकड़ बही में उसकी प्रविष्टि की जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि रोकड़ बही प्रारंभिक बही तथा खाता बही दोनों का काम करती है। अब परीक्षा में आएगा निम्न में से कौन सी ऐसी बही है जो प्रारंभिक बही और खाता बही दोनों का काम करती है, तो वो होगी आपकी रोकड़ बही। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको ये भी कह सकते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी पुस्तक है जिन्हें प्रारंभिक पुस्तक कहा जाता है, तो रोकड़ बही। खाता बहियों की मुख्य पुस्तक कौन सी है, रोकड़ बही है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो रोकड़ बही प्रारंभिक बही और खाता बही दोनों का काम करती है। यह प्रारंभिक बही इसलिए है जो कि लेन देन इसमें लिखे जाते हैं उन्हें फिर नकल बही में नहीं लिखा जाता है। कि भाई प्रारंभिक बही इसलिए क्यों हो गई, है ना, कि जो भी अपन प्रारंभिक जो लेन देन है जो इसमें लिखते हैं ना, उन्हें फिर नकल बही में नहीं लिखा जाता है ना, नकल बही में नहीं लिखा जाता है। यह खाता बही इसलिए समझी जाती है कि इसमें रोकड़ और बैंक खाते होते हैं, है ना। यह खाता बही इसलिए समझी जाती है कि इसमें रोकड़ और बैंक जो खाने वो होते हैं जिसका शेष सीधा और सीधा आपका तलपट और चिट्ठे में ट्रांसफर किया जाता है ना। तो प्रारंभिक बही क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन वो सीधे लिखे जाते हैं, नकल बही में नहीं लिखे जाते हैं। दूसरा, खाता बही क्यों कहेंगे, खाता बही इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोकड़ और बैंक खाने होते हैं। क्या होते हैं, इसमें रोकड़ और बैंक खाने होते हैं, यानी कैश का कॉलम भी होता है और बैंक का कॉलम भी होता है, जिसका शेष है वो सीधा, यानी रोकड़ और बैंक का जो शेष है वो सीधा या तो आपके तलपट में और उसके बाद चिट्ठे में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इनका शेष है कहां पे होगा, तलपट और चिट्ठे में दिखाया जाएगा, इसलिए इसे खाता बही भी समझी जाती है, खाता बही भी इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इसलिए अपन इसको जो रोकड़ बही है उसको प्रारंभिक बही भी कहते हैं और खाता बही भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों का काम है करती है और ये प्रधान पुस्तक भी मानी जाती है ना। जो रोकड़ बही है सहायक और प्रधान पुस्तक भी इसको कहा जाता है। ठीक, बढ़े आगे देखते हैं। आगे क्या कह रखा है कि रोकड़ी लेन देन के दो प्रकार होते हैं। आपके रोकड़ के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रोकड़ की प्राप्ति और दूसरा होता है रोकड़ का भुगतान। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई रोकड़ की प्राप्ति अपन कैसे कर सकते हैं, रोकड़ की प्राप्ति अपन कैसे कर सकते हैं कि भाई माल बेचा, है ना, संपत्ति बेची, कोई अतिरिक्त आय अर्जित की, तो वहां से आपको रोकड़ की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और भुगतान में आपने क्या किया, माल खरीदा, है ना, आपने कोई खर्चा चुकाया, आपने कोई संपत्ति खरीदी, तो वो सारे के सारे पेमेंट हो जाएगी। इसलिए आपका जो रोकड़ है ना, जो कैश है वो आपका वस्तुगत खाता है। कौन सा खाता है, वस्तुगत खाता। और वस्तुगत खाता का क्या नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है ना। इसीलिए वस्तुगत खाते का ये नियम है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो वस्तुगत खाते
कैश है आपका वस्तुगत खाता हो गया, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट और जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। ये इस वस्तुगत खाते का नियम हो गया। ठीक है, तो प्राप्ति और भुगतान, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको समझाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे कि क्या क्या प्राप्ति है और क्या क्या भुगतान है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है रोकड़ी बही है, जो आपकी रोकड़ बही है उसकी विशेषता है ना, क्या क्या इसकी विशेषता है। नंबर क्या है कि नगद व्यवहारों का लेखा, जो आपकी रोकड़ बही होगी उसमें केवल और केवल नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का लेखा किया जाएगा। तो आपके मन में आएगा कि भाई नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का है, तो उधार माल खरीदा तो उसका लेखा कहाँ होगा, तो उधार माल आपने खरीदा है तो उसका लेखा परचेज बुक में होगा। अगर आपने उधार माल बेचा है तो उसका लेखा सेल्स बुक में होगा, है ना। तो इसमें केवल और केवल नगद प्राप्ति तथा नगद भुगतान के व्यवहारों का लेखा है वो इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें केवल और केवल नगद प्राप्ति व नगद भुगतान के व्यवहारों का लेखा किया जाता है, उधार व्यवहारों का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि उधार जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका लेखा आपको रोकड़ बही में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके नगद के ट्रांजैक्शन है उसका लेखा आपको रोकड़ बही में करना है। ठीक है, क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, खाता बही का भाग, है ना। खाता बही का भाग, रोकड़ बही मुख्य बही के साथ साथ प्रारंभिक प्रविष्टियों की पुस्तक है ना। देखो ये आगे एक बात यहाँ पे आप इसको गौर कर सकते हो, है ना। आपको लगता होगा कि गुरुजी बोर्ड पे लिखी लिखाई बात बता रहे हैं, ये लिखी लिखाई बात है, लेकिन इसको टाइप करने में कितना टाइम लगा ये आप सोचो, है ना। और टाइप भी मैंने आपके लिए की है, हो सकता है मैं कोई हाथ से लिखूं, क्योंकि है तो ये हैंड्स नोट ही, मैं इनको हाथ से लिखूं, हाथ से लिखता हूं तो हो सकता है कोई मीनिंग मिस्टेक हो सकती है, आपको कोई क्लियर चीज नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर सारी चीज है वो आपको क्लियर दिखाई दे रही है। ये सारा काम आपके लिए हो रहा है और आपका जो मोरल ड्यूटी बनता है कि इस परिवार के सदस्य बन जाए, प्रमोट करें इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े और एक बेहतरीन कॉमर्स की क्लास है वो आपको उपलब्ध हो सके। तो खाता बही का भाग, तो रोकड़ बही है वो मुख्य बही भी है ना, और सहायक बही है ना। इसका मुख्य बही का दूसरा नाम क्या है, दूसरा क्या नाम है, प्रधान पुस्तक, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है कि रोकड़ बही मुख्य बही है या प्रधान पुस्तक के साथ प्रारंभिक प्रविष्टियों की भी पुस्तक है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रविष्टि करने के बाद आगे किसी खाते में प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, और साथ में ये खाता बही का भी भाग है। क्यों, क्योंकि इनका जो कैश और बैंक का जो बैलेंस है वो आगे फिर तलपट और बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में ट्रांसफर किया जाता है। तो खाता बही का भाग है, इसलिए यह कहा जाता है कि रोकड़ बही रोजनामे के साथ साथ आपकी खाता बही भी है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई प्रॉपर जर्नल के साथ साथ आपकी लेजर का काम भी कैश बुक करती है। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप कि भाई खाता बही का भाग है कौन, रोकड़ बही, ये मुख्य पुस्तक भी है प्रधान पुस्तक भी है ना। इसलिए कहा जाता है कि भाई ये रोजनामचे और खाता बही के काम भी आती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके, यहां तक ओके है। बढ़े आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है डेबिट और क्रेडिट पक्ष, है ना। डेबिट और क्रेडिट पक्ष, है ना। रोकड़ बही में डेबिट तथा क्रेडिट दोनों पक्ष होते हैं। रोकड़ बही में आपके डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों पक्ष होते हैं, जबकि अन्य सहायक बहियों में केवल एक ही पक्ष होता है और वो होता है या तो डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट पक्ष हो जाएगा। आपकी जो अदर सहायक बही है, आपकी क्रय बही है, विक्रय बही है, क्रय वापसी है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, उनमें आपके क्या होता है, एक ही पक्ष होता है, या तो डेबिट या क्रेडिट। लेकिन आपकी जो रोकड़ बही है ना, कैश बुक है, उसमें डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों पक्ष है उसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रारंभिक तथा अंतिम शेष, है ना। प्रारंभिक तथा अंतिम शेष,
ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जो आपकी क्रय बही है, विक्रय बही है, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, उन सब में क्या होता है, एक ही पक्ष होता है, या तो आपके पास डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। लेकिन आपकी जो रोकड़ बही है उसके दो पक्ष होंगे, एक होगा आपका डेबिट पक्ष जिसे नाम पक्ष कहते हैं, दूसरा होगा क्रेडिट पक्ष जिसे जमा पक्ष कहते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रारंभिक तथा अंतिम शेष। सबसे पहले डेबिट पक्ष में रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष लिखा जाता है। जब अपन रोकड़ बही लिखते हैं, है ना, तो टू साइड में क्या लिखा जाता है, टू बैलेंस बीडी, ये लिखा जाता है ना, प्रारंभिक और अंतिम शेष। तो सबसे पहले डेबिट पक्ष में रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष है वो लिखा जाता है, और इसके पश्चात अंतिम शेष के लिए फिर अंतिम शेष में इधर लिखा जाता है बाई बैलेंस सीडी, है ना। अंतिम शेष की गणना करके इसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो जो आपकी बैलेंस शीट आएगी, आगे अपन ना कैश बुक का फॉर्मेट देख लेंगे, आसानी से आप समझ जाओगे। लेकिन ये अपने को ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक संपत्तियों का प्रारंभिक बैलेंस है वो हमेशा टू बैलेंस सीडी होता है, और दायित्वों का हमेशा ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी होता, बाई बैलेंस बीडी होता है ना। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कैश बुक का हमेशा, क्योंकि कैश है, कभी भी अपने पास जितना है उससे ज्यादा अपन कभी भी भुगतान नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमेशा प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं जा सकता। कब जाता है माइनस में, जब आपका बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होता है ना। बैंक का ओवरड्राफ्ट का सिस्टम है वो माइनस में जा सकता है, लेकिन कैश का कभी भी माइनस में नहीं जाता है, इसका फिक्स है सिस्टम। ठीक है। तो इसका प्रारंभिक और अंतिम शेष है जो डेबिट पक्ष के रोकड़े के प्रारंभिक लिखा जाता है, और अंतिम शेष रहेगा वो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक है। 5 नंबर, बैंक व्यवहारों का लेखा, है ना। इसमें क्या होता है कि बैंक से संबंधित व्यवहारों का भी लेखा आपकी रोकड़ बही में किया जाता है। रोकड़ बही के अलग अलग प्रकार है, एक स्तंभीय रोकड़ बही है, द्विस्तंभीय रोकड़ बही है, यानी एक स्तंभीय को साधारण रोकड़ बही भी कह सकते हैं, द्विस्तंभीय रोकड़ बही है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही है ना, फुटकर रोकड़ बही है। तो कई रोकड़ बहियां हैं, लेकिन उनमें कुछ रोकड़ बहियों में जब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे तो वहां पर एक बैंक खाता भी खुला जाएगा, है ना। ठीक है। तो ये बात समझ गई होगी। आगे इसके बाद है कि भाई रोकड़ बही की आवश्यकता तथा उपयोगिता, है ना। रोकड़ बही की क्यों आवश्यकता है और क्यों उपयोगिता, नेसेसिटी एंड यूज ऑफ बुक्स। नंबर 1 क्या है कि भाई रोकड़ बही रखने पर व्यवसाय के समस्त नगद व्यवहारों का लेखा एक ही पुस्तक में उपलब्ध हो जाता है ना। अपने को रोकड़ से संबंधित जितने भी जो ट्रांजैक्शन हुए, चाहे माल खरीदने के हो, चाहे माल बेचने के हो, खर्चे चुकाने के हो, खर्चे प्राप्त करने के हो, कमीशन चुकाने के हो, कमीशन प्राप्त करने के हो, प्लांट खरीदने के हो, प्लांट बेचने के हो, नगद से रिलेटेड जितने भी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगे, कहीं दूसरी जगह आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नगद से रिलेटेड है वो ट्रांजैक्शन आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि व्यापारी प्रतिदिन रोकड़ बही का शेष ज्ञात करके उसका मिलान दिन भर में प्राप्त रोकड़ राशि से कर सकता है। क्या करता है रोकड़ बही की, ये कौन सी बुक होगी, ये दैनिक बुक भी है आपकी, क्या है, दैनिक बही भी इसे अपन कह सकते हैं, है ना। दैनिक बही, व्यापारी प्रतिदिन की रोकड़ बही का शेष ज्ञात करके उसका मिलान दिन भर में प्राप्त रोकड़ राशि से कर सकता है। इससे लेखों में हुई त्रुटि की तुरंत ही पता चल जाता है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई, अपन ने कोई अमाउंट नहीं लिखी, ज्यादा लिख दी, कम लिख दी, है ना, जो प्राप्ति है वो सही नहीं लिखी, तो उसका पता हमें तुरंत लग जाता और उसमें अपन सुधार भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए रोकड़ बही की आवश्यकता भी है और ये उपयोगिता भी अपन मान सकते हैं कि भाई समस्त नगद व्यवहार आपको एक जगह मिल जाते हैं, प्रत्येक दिन का शेष है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, और उस शेष के आधार पर ही आप कोई त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि का भी आप आसानी से पता लगा सकते हो और उसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है। तो ये होती है आपकी रोकड़ बही की आवश्यकता या उपयोगिता। ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्या है कि रोकड़ बही की सहायता से
किसी भी समय व्यापार में जो विद्यमान तथा बैंक शेष जाने जा सकते हैं, है ना। व्यापार में कितना शेष है और बैंक शेष भी अपन जान सकते हैं, जो व्यापारिक योजना बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पर्याप्त रोकड़ होगा तभी हम व्यापार की जो आगामी योजनाएं हैं, आगामी रणनीति है, वो बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास बैलेंस का होना जरूरी है और उस बैलेंस को जानना भी जरूरी है कि भाई हमारा कितना बैलेंस बैंक में है और कितना बैलेंस हमारे पास नगद के रूप में पड़ा है। तो योजनाएं बनाने के लिए भी इसकी सहायता ली जा सकती है। चौथा है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में बैंक का खाना भी होता है। जो आपकी त्रिस्तंभीय रोकड़ बही होती है उसमें बैंक का खाना भी होता है, जिसमें बैंक से किए गए व्यवहारों का लेखा किया जाता है। यानी बैंक से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसका लेखा आपके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। और जब ऐसी एंट्री होती है तो वो होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें सी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होती है और इसमें सी लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में, क्योंकि इसमें बैंक खाना भी होता है। पांचों, खाता बही में रोकड़ खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है ना। जो आपका खाता बही है लेजर, उसमें आपको अलग से रोकड़ खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रोकड़ बही स्वयं ही रोकड़ खाते का काम करती है। रोकड़ बही स्वयं किसका काम करती है? कैश अकाउंट का काम करती है। कैश अकाउंट का काम कौन करती है? आपकी रोकड़ बही करती है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपकी रोकड़ बही की आवश्यकता और उपयोगिता से रिलेटेड है। बहुत बार ऐसा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अब इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी निकल रहे है ना। अब यही एक जो सक्सेस होता है और एक जो रह जाता है उसमें इतना ही अंतर होता है ना। प्रश्न आएंगे उसी बुक्स में से, प्रश्न आएंगे जो आपने पढ़ा उन्हीं में से, लेकिन ऐसी आपके पास काबिलियत होनी चाहिए कि जो बेटा आप पढ़े वहां से प्रश्न निकले, है ना। प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि हाँ ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। और अगर ये विचार आपके मन में आने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो चयन है वो कोई नहीं रोक सकता। 101% गारंटी है, क्योंकि खुद को अपने को जिज्ञासु बनना पड़ेगा, खुद को अपनों को प्रश्न खोजने पड़ेगी, और ये काम अपन कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने को सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपको शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ते रहे। और साथियों, अगर हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करने के साथ इसकी अवधि बढ़ानी है उसके बारे में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार उनका जो सहयोग है वो हमें मिल रहा है। ऐसी आशा और विश्वास रखता हूं कि इस प्रकार लगातार उनका सहयोग मिलता रहेगा, और सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन 2025 में जरूर होगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।